अज़ीज़ दोस्तों, आदाब व तस्लीमात। आप सब खैरियत से हैं ना? ठीक हैं? तो बताइए, पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था? अच्छा जी, सफ़रनामा के बारे में। किसके बारे में? किस सफ़रनामा के बारे में? अच्छा, रज़ा अली आबिदी का सफ़रनामा के बारे में। अच्छा, और क्या पढ़ा था आप? जी बताइए। अच्छा, चंद मशहूर सफ़रनामा निगारों के बारे में। दोस्तों, सफ़रनामा उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ़ है। हर सफ़र एक तजुर्बा होता है। अगर किसी शख्स में ये तजुर्बे को बयान करने की सलाहियत है तो एक अच्छा सफ़रनामा बन सकते हैं। ठीक है? सफ़रनामा हमारे लिए इस दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तजुर्बा करने का ज़रिया बनता है। ठीक है? और साथ ही साथ हमारे आम मालूमात में इजाफ़ा भी होता है। दोस्तों, आपने भी कई मकामात का सफ़र किए होंगे, शायद तालीमी सफ़र हो या तफरीही सफ़र हो। अगर किसी एक सफ़र का तजुर्बा अपने अल्फाज में अपने उस्ताद या दूसरे लोग लिखने के लिए बताए तो या बयान के लिए बताए तो हम क्या करें? हम क्या लिखें? हमें बयान करेंगे। बच्चों, ख़याल करो या अंदाज़ा करो कि हम एक तालीमी सफ़र चलेंगे। कहाँ कहाँ सेलेक्ट करेंगे? हाँ बताइए। दिल्ली, हाँ, ताजमहल और लाल किला वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा मकामात है। तफरीह के लिए वो बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब हमारी बस रेडी है, हम दिल्ली जा रहे हैं। पहले हम हैदराबाद जाकर दिल्ली चले। हैदराबाद में हमको क्या क्या देखना और पढ़ना है? अच्छा, चार मीनार और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वगैरह। अच्छा, ये दोनों हमारे लिए पढ़ने और देखने के लिए काबिल है। ये दोनों ज़ियारत करके हम दिल्ली चलेंगे। हमारी बस आगे बढ़ती है और सीधे दिल्ली जाती है। अब हम दिल्ली में हैं। दिल्ली और उसके आसपास के कई मकामात हम देखना है। इसमें अहम है दिल्ली जामी मस्जिद, लाल किला और ताजमहल वगैरह। दोस्तों, अब हम हैदराबाद के मशहूर मकामात यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और चार मीनार, इसी तरह दिल्ली के अहम मकामात भी हम देख चुके हैं। हमारे दिल में बहुत ज़्यादा तजुर्बात छुपी हुई हैं। ऐसा एक एक तजुर्बात दिल से याद करके रखे तो, तजुर्बे को जमा करके लिखे तो, जमा करे तो मिलेगा एक अच्छा सफ़र का तजुर्बा। ठीक है? अच्छा दोस्तों, हमारे सफ़रनामा निगारों के सफ़र भी दिल्ली और उसके अतराफ़ हैं, इसलिए हमको भी दरसी किताब की तरफ देखेंगे। ठीक है? उसके बाद गरीब रिक्शा वाले ने इंसानों और भांद भांद की गाड़ियों, ठेलों और रेवड़ के सैलाब के दरमियान यूं चलना शुरू किया, जैसे बहाव की मुखालिफत सिमत में तैरने के लिए हाथ पाँव मार रहा हूँ। तपती हुई धूप में वो कंधे पर पड़े हुए कपड़े से पसीना पूंझता जाता था और पेडल चलाने के लिए कभी एक टांग पर पूरा जोर डालता था, कभी दूसरी पर। वो जहां चांदनी चौक के बीचों बीच नहर सादत खां बहती थी और सायेदार दरख्त लगे थे, बाद में जहां घंटियाँ बजाती हुई ट्रामवे दौड़ा करती थी, वहीं जान घपाता हुआ रिक्शे वाला हमें दरीबा ले गया। देखो,
उसके बाद गरीब रिक्शा वाले ने, हम एक रिक्शा वालों को पुकारा, ऑर्डर लिया। वही आदमी इंसानों और भांद भांद की गाड़ियों, इंसान बहुत है और भांद भांद की, क्या मतलब है भांद भांद की, तरह तरह की गाड़ियों, ठेलों, ठेलों का मतलब है बैलगाड़ी, और रेवड़ के सैलाब के दरमियान, रेवड़ है बकरियों का झंड, आटिन पट्टम, उसके दरमियान यूं चलना शुरू किया, इस तरह चलना शुरू किया जैसे बहाव की मुखालिफत सिमत में तैरने के लिए हाथ पाव मार रहा है, ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്ന പ്രകാരം। तपती हुई धूप में, इस तरह तपती हुई धूप में, गर्म हुई धूप में शक्तमाया वेलत, वो कांधे पर पड़े हुए कपड़े से पसीना पूंजता जाता था। रिक्शा वाले, रिक्शे का ड्राइवर अपने कपड़े से पसीना पूंजता जाता था। पसीना का मतलब वियर्प। और पेडल चलाने के लिए, अपने पेडल चलाने के लिए कभी एक टांग पर, एक पैर से पूरा जोर डालता था, पूरा स्ट्रेस डालता था, कभी दूसरी पर, इसी तरह दूसरी पैर को भी। वो जहान चांदनी चौक के बीचों बीच, चांदनी चौक के बीचों बीच सेंटर में नहर सादत खान बहती थी, मशहूर नहर सादत खान बहती थी, और सायेदार दरख्त लगे थे, वहाँ सायेदार दरख्त है, सायेदार पेड़ है। बाद में जहाँ घंटियाँ बजाती हुई ट्रामवे दौड़ा करती थी, उसके बाद जहाँ घंटियाँ बजाती हुई, हॉर्न बजाती हुई ट्रामवे दौड़ा करती थी। ट्रामवे का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक बस। यहाँ मिलना और देखना मुश्किल है, उधर बहुत है। वहीं जान गपाता हुआ रिक्शे वाला, वहीं जान गपाता हुआ, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करके रिक्शे वाला हमें दरीबा ले गया, हमें दरीबा ले गया। हमारा ऑर्डर दरीबा था, दरीबा में ले गया। गरीब रिक्शे वाले को ये रिक्शा 7 रुपये रोज़ाना किराया पर मिलता है। चूँकि कई हज़ार आदमी रिक्शा चला रहे हैं, इसलिए हर एक के हिस्से में रोज़ाना 12 से 16 रुपये आते हैं। अपना और बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दिन भर में उनके पास सिर्फ 7-8 रुपये बचते हैं, और उनका भी कुछ यकीन नहीं। देखो, गरीब रिक्शे वाले को यह रिक्शा 7 रुपये रोज़ाना किराया पर मिलता है। यह रिक्शा का मालिक वो नहीं है, यह रिक्शा किराया पर मिलता है। चूँकि कई हज़ार आदमी, इस तरह कई आदमी, बहुत ज़्यादा ऑटो वाले रिक्शा चला रहे हैं, वो उनका नहीं है, वो किसी मालिक का है, वो किराया पर है। इसलिए हर एक के हिस्से में रोज़ाना 12 से 16 रुपये में आते हैं। इसलिए हर एक के हिस्से में रोज़ाना 12 से 16 रुपये आते हैं। एक दिन पूरा चलाने से 12 से 16 रुपये तक मिलता है। उससे ज़्यादा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं। अपना और बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना और बीवी बच्चों का यानी आल बच्चों का, यानी आल बच्चों का पेट पालने के लिए, खाने देने के लिए दिन भर में उनके पास सिर्फ 7-8 रुपये बचते हैं। किराया देने के बाद बाकी सिर्फ 7 या 8 रुपये बाकी होता है, और उनका भी कुछ यकीन नहीं, वो भी यकीन नहीं है। दोस्तों, इस वक्त भी रिक्शे के मालिक और अमीर लोग रिक्शे वालों को बहुत तरह से सताते थे, इसलिए उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से काटती है। काश है, क्या करूँ हम। जिन साहिब ने हमें शरबत पिलाए बगैर नहीं छोड़ा, वो उनकी गलियों में रहने वाले एक बुज़ुर्ग लाला अमरनाथ थे। मैं पहुंचा तो दालान में चारपाई डाले बैठे थे। फ़ौरन ही लड़कों को दौड़ाया कि वो अंदर से कुर्सी लाए।
मगर मैं चारपाई ही पर बैठा और इधर उधर की दो चार बातों के बाद ही पुरानी दिल्ली की बातें शुरू हो गई। देखो, जिन साहिब ने हमें शरबत पिलाए बगैर नहीं छोड़ा, हमारे मेहमान जिन साहिब ने हमें शरबत पिलाया बगैर नहीं छोड़ा, वो उन्हीं गलियों में रहने वाले एक बुज़ुर्ग लाला अमरनाथ थे। वहाँ एक अच्छा आदमी, नेक आदमी लाला अमरनाथ थे। वो हमारे शरबत पिलाए बगैर वहाँ से नहीं छोड़ा। मैं पहुँचा तो दालान में चारपाई डाले बैठे थे। मैं उनके घर पहुँचा तो दालान में यानी रूम में चारपाई डाले बैठे थे, बेड डाले बैठे थे। फ़ौरन ही लड़कों को दौड़ाया और बहुत जल्द अपने लड़कों को दौड़ाया कि वो अंदर से कुर्सी लाए, कुर्सी लाने के लिए। मगर मैं चारपाई ही पर बैठा। इस वक्त मैं चारपाई में बैठा और इधर उधर की दो चार बातों के बाद, यानी चंद बातें करने के बाद पुरानी दिल्ली की बातें शुरू हो गई। पुरानी दिल्ली की गुफ्तगू करने के लिए शुरू हो गई। लाला अमरनाथ बता रहे थे, लाला अमरनाथ बता रहे थे 7 पीढ़ियाँ गुज़र गई इस महल्ले के अंदर। सारी उम्र हमारी यही गुज़र गई। हिंदू मुसलमान सब हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, ये हमारी इज़्ज़त करते हैं। समझिए बड़े आराम से ज़िंदगी गुज़र रही है। मैंने पूछा, इन गलियों में आपने जो बचपन गुजारा था वो याद है? देखो, लाला अमरनाथ बता रहे हैं, लाला अमरनाथ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? 7 पीढ़ियाँ गुज़र गई, 7 नज़लें गुज़र गई इस महल्ले के अंदर, इस घर के अंदर, इस महल्ले के अंदर। सारी उम्र हमारी यही गुज़र गई, हमारी यही गुज़र गई। हिंदू मुसलमान सब हमारे साथ, हिंदू था, मुसलमान था, पूरा यहाँ पर था। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी मज़हब पर इज़्ज़त करते हैं, ये हमारी इज़्ज़त करते हैं। दोनों आपस में ऐसा था। समझिए बड़े आराम से ज़िंदगी गुज़र रही है। मैंने पूछा, इस वक्त मैंने पूछा, इन गलियों में आपने जो बचपन गुजारा था, इन गलियों में आपने बचपन गुजारा था, वो याद है? वो याद है? इस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि क्यों नहीं है, पिन्ने याद है। इस वक्त की दिल्ली कैसी थी? इस वक्त की दिल्ली कैसी थी? इस वक्त की दिल्ली तो क्या पूछते हैं, इस वक्त की दिल्ली तो क्या पूछते हैं। अब लाला अमरनाथ अपने मखसूस लहजे में बोलने लगे, अपने ख़ास लहजे में, ख़ास साउंड में बोलने लगे। बाज़ार में इस टाइम पर सूखता हो जाया करता था, बाज़ार में इस टाइम पे सूखता हो जाया करता था। कोई आदमी दिखता था, कोई आदमी दिखता था। दिखना मतलब क्या है? नज़र आना। और शाम के टाइम में चुमार जूतियाँ लेकर बेचने जाया करते थे। शाम के टाइम में चुमार आप जानते हैं, चुमार जूतियाँ लेकर, शू चेरुप चप्पल सुमाइट बेचने जाया करते थे। यह हालत थी इस बाज़ार में। और अब तो जनाब जितनी पब्लिक दिन में चलती है, इतनी रात को चलती है। यह हालत है इस वक्त हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की हालत इस वक्त ऐसा था। दोस्तों, ये बात हमें यकीन है कि इस वक्त हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान और दूसरे मज़हब वाले, हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह मज़हब वाले आपस में मिलजुल कर रहते थे। मुसलमानों के पास जो कुछ था वो दूसरों को देता था, और उसी तरह दूसरों के साथ जो कुछ है वो मुसलमानों को भी देते थे। इसलिए हमें दुआ करें कि हमारे हिंदुस्तान में
हमेशा के लिए, हर दिन के लिए अमन व सुकून अता फरमा। मैंने पूछा, अब तो जामी मस्जिद के बिल्कुल बिछवाड़े रहा करते हैं, इस ज़माने में जामी मस्जिद में कैसी रौनक हवा करती थी? मैंने पूछा, मैंने लाला अमरनाथ से पूछा, अब तो जामी मस्जिद के बिल्कुल बिछवाड़े रहा करते थे। बिल्कुल बिछवाड़े, बिछवाड़े का मतलब है पीछे। इस ज़माने में जामी मस्जिद में कैसी रौनक हवा करती थी? रौनक का मतलब शाइनिंग। रौनक कैसी थी? जामी मस्जिद के अंदर इतनी रौनक नहीं थी जो अब रौनक है। अब बीच सड़क पर एक खंभा लगा है। इस ज़माने में, हमारे बचपन में, इस खंभे पर एक गैस का हंडा टंगा रहा करता था और एक छितली कब्र पे हंडा और गेलियों में लालटेनें जला करती थी। मिट्टी के तेल की कमी समझिए, और सरशाम बच्चा रात को 8 बजे जा नहीं सकता था। इतना सोख्ता महल्ले के अंदर रहा करता था। देखो, जामी मस्जिद के अंदर, जामी मस्जिद के अंदर इतनी रौनक नहीं थी जो अब रौनक है। आज की तरह इस दिन, इस वक्त उतना रौनक नहीं था, उतना लाइटनिंग नहीं था। अब बीच सड़क पर एक खंभा लगा है। सड़क के बीच में, सड़क के सेंटर में एक खंभा लगा है। खंभा का मतलब पोस्ट यानी टावर। इस ज़माने में, हमारे बचपन में, इस ज़माने में हमारे बचपन में, किसके बचपन में? लाला अमरनाथ के बचपन में। इस खंभे पर, इस टावर पर यानी इस पोस्ट में एक गैस का हंडा टंगा रहा करता था। एक गैस का हंडा टंगा। क्या है हंडा टंगा? ये है हंगा टंगा यानी पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स आज मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने में था, यानी 20 साल पहले। अब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए मिट्टी का तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मिट्टी का तेल इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। और एक चतली कब्र पे हंडा और गेलियों में लालटेनें जला करती थी। इसी तरह एक कब्र पे हंडा और गेलियों में लालटेनें क्या है? लालटेनें, ये है लालटेनें। लालटेनें का मतलब हमारी मलयालम में रांदल कहलाते हैं। मिट्टी के तेल की कमी समझिए, इस वक्त मिट्टी के तेल की कमी समझिए। और सरशाम बच्चा, शाम को, सरशाम का मतलब है शाम को, बच्चा रात को 8 बजे जा नहीं सकता था। इतना सूखता महल्ले के अंदर रहा करता था। मैंने लाला जी से पूछा, मैंने लाला अमरनाथ से पूछा, जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर खाने पीने की चीज़ें, नहारी और हलीम, नान और कबाब, ये सब चीज़ें आपके ज़माने में भी होती थी। खाने पीने की चीज़ें, नहारी और हलीम। नहारी का मतलब क्या है? और हलीम का मतलब सूप एंड ग्रेवी। वो दिल्ली और उसके अतराफ़ के एक ख़ास पकवान है। नान और कबाब, नान दिल्ली में मिलने वाला एक रोटी है, आज यहाँ भी मिलते हैं। और कबाब, ये सब चीज़ें आपके ज़माने में भी होती थी। जी हाँ, इस ज़माने में भी होती थी। लाला ने मुझसे जवाब दिया कि जी हाँ, इस ज़माने में भी होती थी। मिटिया महल की गलियों में, जिसकी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई, इस महल्ले के अंदर सारी उम्र हमारी यही गुजर गई। समझिए, इस ज़माने में जड़ें पकड़ ली। लाला अमरनाथ की चाहे कितनी ही तकलीफ़ें हों, फिर भी उनकी इस बात में मुबालगा न था कि बड़े आराम से ज़िंदगी गुज़र रही है। अब तलक और कल की कहते नहीं हुजूर, कल क्या होने वाला है। देखो,
मिटिया महल की गलियों में मशहूर गली है वहाँ का मिटिया महल, वहाँ जिसकी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई, 7 पीढ़ियाँ 7 तलमुरകൾ गुजर गई, कड़नु पोई। इस महल्ले के अंदर सारी उम्र हमारी यहीं गुजर गई, सारी उम्र हमारी यहीं गुजर गई, यानी यही पीढ़ियाँ में, यही 7 पीढ़ियाँ यही महल में गुजर गई। समझिए इस ज़माने में जड़ें पकड़ ली। लाला अमरनाथ की चाहे कितनी ही तकलीफ़ें हों, फिर भी उनकी इस बात में मुबालगा न था। बड़े आराम से ज़िंदगी गुज़र रही है, बड़े आराम से उनकी ज़िंदगी गुज़र रही है। अब तक और कल की कहते नहीं हुजूर, कल क्या होने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये सफ़रनामा यहाँ ख़त्म हो रहा है। हमें पता चलता है कि इस वक्त दिल्ली की हालत कैसे थे और किस तरह थे और उसकी ज़िंदगी और तहज़ीब कैसी थी। इसलिए आप अपने उस्ताद को दिल्ली के साइकिल रिक्शा वालों की ज़िंदगी का नक्शा अपने अल्फाज में बयान करके भेज दीजिए। आपने कई मकामात का सफ़र किए होंगे, किसी एक सफ़र का तजुर्बा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। बच्चों, ये सबक के आखिर में ग्रामर का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, वो है हुरूफ। हुरूफ क्या है, हुरूफ का मतलब क्या है और हुरूफ किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, हुरूफ ऐसा अल्फाज है जो तन्हा लिखने से माना या मफ़हूम पूरा नहीं होता, मगर दूसरे अल्फाज से, दूसरे जुमलों के दरमियान आने से, इस्तेमाल करने से माना पूरा होता है। जैसे का, के, की, मेम, पर, से, को, ने, तक वगैरह वगैरह। ज़रा बोर्ड पर देखिए। बस दिल्ली के इलाके में दाखिल हुई, मैंने सांब को देखा। यहाँ के, मेम, ने और को हुरूफ है, ये आने से जुमला पूरा होती है। ठीक है, अब हम क्लास ख़त्म करेंगे, एक नए सब के साथ फिर मिलेंगे। वहाँ तक अलविदा, खुदा हाफिज़।